Okay, ji. Assalamu alaikum everyone. My name is Akif Kudus and I am a PhD candidate at Norwegian University of Science and Technology NTNU. आज जो हमारा वेबिनार है it's actually about how to get admission in Germany and Norway. We will try to cover up some other European countries as well briefly, but we will cover only Germany and Norway in detail. Like how to search for the universities and then how to fill out the application forms and then going through the visa forms and stuff. आज जो हमारे स्पीकर हैं he is Jalees Ahmed. He is doing masters from Germany. He will guide us about the whole procedure about taking admission in the universities in Germany. That would take some time because Germany का थोड़ा सा procedure जो है a little bit is more complex than it's in Norway. So पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा जलीस से कि वो हमें गाइड करे from very start to end के like we have completed our BS degree, हमारा बैचलर्स कंप्लीट हो चुका है let's say, तो उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, यूनिवर्सिटीज़ किस तरह सर्च करनी है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, हमें समझ नहीं आ रही होती, कई दफ़ा रिक्वायरमेंट्स मिस हो जाती हैं, डेडलाइंस की समझ नहीं आती, ये समझ नहीं आती कहाँ हार्ड कॉपीज़ भिजवानी है, कहाँ नहीं भिजवानी, यूनी असिस्ट और इस तरह की सारी चीज़ें. So he will cover all these things in detail. Before you start, Jalees, मैं सबसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आवाज़ सबको आ रही है या स्क्रीन जो शेयरिंग है वो क्लियर है सबके लिए या नहीं? You can either write yes or no in chat, or you can just click on the yes icon in the Zoom. Okay. So Jalees, you can now share your screen. और बाकी हम एंड पे वी विल हैव अ क्यूए सेशन फॉर लाइक 10-15 मिनट्स, लेकिन अगर बीच में भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, यू कैन जस्ट राइट दैट डाउन इन द चैट एंड वी विल टेक इट फ्रॉम देयर राइट अवे. ओके, बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, आपने मौका दिया स्टूडेंट को गाइड करने के लिए. तो जैसे आपने बताया, मैं यहाँ पे मास्टर के लिए स्टडी कर रहा हूँ. तो ब्रीफली मैं बता देता हूँ. आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, योर स्क्रीन इज नॉट शेयर्ड. अब होगी जी? यस. मेरी आवाज़ का पूछ लें अगर क्लियर आ रही है. आवाज़ मुझे तो क्लियर आ रही है, बाकियों को भी ठीक आ रही है आवाज़? आवाज़ थोड़ी सी कम आ रही है, क्लियर नहीं है दूसरे भाईजान की. आकिफ भाई आपकी ठीक आ रही है, दूसरे जो भाईजान है उनकी नहीं आ रही. हाँ जी, अब बताएं, आप ठीक है? दोबारा बोलिएगा. आवाज़ अब ठीक आ रही है? जी जी, अब बिल्कुल ठीक. ओके, बहुत शुक्रिया. अच्छा, अब जर्मनी में इन्होंने कर दिया है, डार्ट की वेबसाइट के ऊपर में यानी कि यूनिवर्सिटी की लिस्ट बना लेते हैं पहले. अगर आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो बेसिक रिक्वायरमेंट तो यानी कि बैचलर कंप्लीट होनी चाहिए. तो उसके बाद हम अभी आपको लाइव यहाँ पे यूनिवर्सिटी सर्च कैसे करनी है वो दिखाएंगे, और उसके बाद यूनिवर्सिटी के थ्रू जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ऑनलाइन अप्लाई करके भी दिखाएंगे. यूनिवर्सिटी सर्च करने के लिए इंटरनेशनल प्रोग्राम में यहाँ पे अपने कोर्स टाइप सेलेक्ट करना पहले. फॉर एग्जाम्पल मास्टर डिग्री के लिए हमें क्या करना है, देन लैंग्वेज इंग्लिश, फील्ड ऑफ स्टडी
क्योंकि मैं भी कंप्यूटर साइंस में मास्टर कर रहा हूँ, तो हम फिर कंप्यूटर साइंस के ले रखे हैं, IT मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में। अभी हमारे पास 479 प्रोग्राम अवेलेबल हैं पूरे जर्मनी में, वो शो हो गए। तो नेक्स्ट हम फिल्टर में जाकर हम मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, लाइक सब्जेक्ट कौन सा लेना है हमें, फील्ड स्टडी, सब्जेक्ट में हम कंप्यूटर साइंस ऐड कर लेंगे। अभी यहाँ पे कंप्यूटर साइंस के अंदर 186 रिजल्ट आए हैं जो एडमिशन होते हैं। तो सबसे पहले ये है एडवांस कंप्यूटेशनल मेथड इन सिविल इंजीनियरिंग का, ये RWTI यूनिवर्सिटी है आखिर में। लेकिन हम प्योर कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स देखते हैं, जैसे ये आ रहा है अप्लाइड कंप्यूटर साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ गोटिंगन, तो इसको हम सर्च करेंगे। किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले सबसे पहले उसकी हमें रिक्वायरमेंट्स और कोर्स डिटेल सब कुछ यहाँ पे हम डार्ट की वेबसाइट के ऊपर चेक कर सकते हैं। अगर तो हमें कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो भी इधर, यानी कि फीस नहीं है, उसकी फ्री है। अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है तो उसकी फीस होगी। तो ये इसका बेसिक ओवरव्यू है। डिग्री मास्टर ऑफ साइंस की है, 4 सेमेस्टर है, और इसके 2 मॉड्यूल है, विंटर सेमेस्टर और समर सेमेस्टर है। तो ये कोर्स कंटेंट है। तो यहाँ पे हमें इसकी फ़ीस चेक करनी है। तो ट्यूशन फीस इसकी नहीं है, ये तकरीबन पब्लिक यूनिवर्सिटी है। लेकिन सेमेस्टर की फ़ीस 380 यूरो पर सेमेस्टर, ये भी हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। टेक्निकल यूनिवर्सिटी डेगनबर्ग जो है, इसमें सेमेस्टर की फ़ीस 52 यूरो है, और इसके अंदर 380, इसके अंदर सेमेस्टर टिकट भी होगी ट्रेन के लिए और बस के लिए, पूरी स्टेट की, तो इसलिए इसकी ज़्यादा। तो उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है। आर्ट्स लैंग्वेज, आर्ट्स चाहिए, इसकी डेडलाइन हम देख लेंगे। और ये नीचे आ रहा है सबमिट एप्लीकेशन टू ऑनलाइन पोर्टल। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं 160 यूनिवर्सिटी पूरे जर्मनी की है ना, वो यूनिवर्सिटी के थ्रू है, तो वो फिर हमें यूनिवर्सिटी पे जाके अप्लाई करना होता है। लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी ये ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन इसका अपना पोर्टल, इस पर क्लिक करेंगे। ये बहुत ही आसान है, इन्होंने पूरा प्रोसेस अपना बताया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। लेकिन इसके लिए अगर लैंग्वेज की ये है कि इंग्लिश, अगर हमारे पास आइल्स का है सर्टिफिकेट तो C1 हो, अगर आइल्स C1 नहीं है तो फिर लैंग्वेज B2 हो, और जर्मन ए लेवल 2 हो, A2। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखा देता हूँ। अभी विंटर सेमेस्टर इसका तो डेडलाइन गुजर गई है, यहाँ पे आ रहा है 15 अप्रैल। तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए इसकी एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई हम करेंगे। अच्छा जलीस, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि यूजुअली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो साल में कितनी दफ़ा एडमिशन ऑफर करती हैं, 2 दफ़ा या 1 दफ़ा? मतलब मोस्टली ये मोस्ट वाली तो जैसे आ रहा है कि 2 दफ़ा करती है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ कितनी दफ़ा साल में एडमिशन ऑफर करती हैं? ज़्यादातर 2 दफ़े ही होता है, और ज़्यादा कोर्सेज जो कंप्यूटर साइंस के हैं वो विंटर सेमेस्टर में हमेशा होते हैं। और समर सेमेस्टर की जो यूनिवर्सिटी हैं वो कोर्सेज जो हैं वो ज़्यादा वो ओपन नहीं करते, ज़्यादा विंटर सेमेस्टर में होते हैं। और यहाँ पे हर सेमेस्टर की डेडलाइन की डेट भी डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटी की, सॉरी। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो विंटर सेमेस्टर की डेडलाइन है 15 जुलाई, और समर सेमेस्टर की है 15 जनवरी।
तो ये बहुत ही आसान है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑनलाइन पोर्टल इसका, सिर्फ हमने इसके ऊपर अकाउंट बनाना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो हमने ऑलरेडी टेस्ट करवाया होता है रिपब्लिक से, यूनिवर्सिटी से, HEC से, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने। तो ये फिर नेक्स्ट आपको ईमेल में कंफर्मेशन भेज देते हैं कि आपने अप्लाई कर दिया। तो फिर इनका पोर्टल जो है, एडमिशन क्राइटेरिया जो है उस पर वो बनाते हैं, अपना ग्रेड बनाते हैं। तो जैसे ही एडमिशन हो जाता है तो आपको फिर एडमिशन भेज देते हैं। और नेक्स्ट ये होता है कि जब आपने एक दफ़ा इधर आ जाना है तो जर्मनी, तो फिर आपने वो करवानी है, इनरोलमेंट करवानी है। तो इनरोलमेंट के लिए आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ लेके आना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट अगर एक डॉक्यूमेंट मिस हो जाए तो वो फिर उसकी इनरोलमेंट नहीं होती। तो एक दफ़ा ऐसा हुआ था, कुछ स्टूडेंट जो हैं बैचलर की डिग्री लाना भूल गए थे टेस्टेड ओरिजिनल, तो वो फिर उन्होंने इनरोलमेंट नहीं की, लिहाजा उसको वापस जाना पड़ गया। लेकिन ये और बहुत कम कम इसमें केसेस में होते हैं। ठीक ये है, और सब यूजुअली एडमिशन फीस होती है यूनिवर्सिटीज़ की या इट्स फ्री फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज़? पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं पूरे जर्मनी में, इसमें कोई फीस नहीं है। सिर्फ वो सेमेस्टर फीस है, वो भी कुछ यूनिवर्सिटी में, लाइक डेगनडॉर्फ यूनिवर्सिटी में 55 यूरो है, उसमें बस की टिकट इंक्लूडेड नहीं है। ओके। और जो फ्रैंकफर्ट यूनिवर्सिटी है इसकी ले लेते हैं, रोटिंगन यूनिवर्सिटी, इसकी 380 है। इसमें पूरे इसमें पूरी स्टेट की भी फीस है, स्टेट की टिकट है, ट्रेन की, बसों की भी। तो अगर डेगनडॉर्फ यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, वो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन लेती है, जिसमें मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ मास्टर। इसका भी वही प्रोसेस है। मैं इसकी ये PDF फाइल वो दिखा देता हूँ, बल्कि ये हम शेयर भी कर देंगे बाद में। विंटर सेमेस्टर की, हाँ ये इसकी डेट डिफरेंट है। कोर्स स्टार्ट हो जाता है इसका अगस्त में, 20 अगस्त से इसका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों के कोर्सेज सितंबर के एंड में या अक्टूबर में स्टार्ट होते हैं। इसका भी अक्टूबर में। और इसकी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी यहाँ पे आ रही है कि आपने क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, लाइक स्कूल लेवल सर्टिफिकेट, CV, लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो हैं, पासपोर्ट और बैचलर की डिग्री। अच्छा, अभी आपको हम दिखाते हैं यूनिसिस्ट का। तो यूनिसिस्ट के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। यूनिवर्सिटी जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि डार्ट के ऊपर जब हम यूनिवर्सिटी सर्च करनी है तो यूनिवर्सिटी का लिंक भी दिया होता है हमने, यूनिवर्सिटी का नाम भी, यूनिवर्सिटी का लिंक भी, और ईमेल एड्रेस भी। अगर आप ये ईमेल एड्रेस उसी कोर्स से रिलेटेड है जो अप्लाइड कंप्यूटर साइंस है, तो आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही। तो यूनिवर्सिटी, मैं मशवरा ये दूंगा कि डायरेक्ट के ऊपर यूनिवर्सिटी की पहले लिस्ट बना लें, एटलीस्ट 5 यूनिवर्सिटियों की लिस्ट बना लें आप, ताकि एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता तो फिर 5 में 4 तो एटलीस्ट होती है हमारे पास। और इसकी 5 कोई लिमिट होती है कि कितने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, कोई लिमिट नहीं है, आप जितनी मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर भी जाके आप इंटरनेशनल, जैसा कि मैंने दिखाया आपको डेगनडॉर्फ यूनिवर्सिटी का, इसमें पोर्टल के ऊपर भी आ रहा होता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए यूनिवर्सिटी से रिलेटेड तो वो भी आप दे सकते हैं, किस फील्ड में रिसर्च कर लेते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर। अच्छा जलीस, एक दो के मैसेजेस आए हैं दैट योर साउंड इज वेरी लो, सो ट्राई टू स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर। ओके, अब सही आ रही है बस। हाँ, अब कुछ बेहतर है। मेरे ख्याल से जो आपका लैपटॉप है या कैम है उसका माइक्रोफोन जो सही से नहीं पिक कर रहा, तो अगर आपके पास हेडफोन हो तो बहुत बेहतर हो जाएगा आई गेस, अगर अवेलेबल। अवेलेबल नहीं है। चले कोई बात नहीं, बस मैं अगर कोई भी माइक्रोफोन जो भी है ज़्यादा, वो उसको थोड़ा सा अपने माउथ के करीब करो ताकि क्लियर आ जाए। मेरे ख्याल से डिस्टॉर्शन आ रही है, नॉइज आ रही है पीछे का। मैं थोड़ा ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको ठीक, क्लियर हो जाए। थैंक यू। अच्छा, यूनिसिस्ट का भी इन्होंने अब
चेंज कर दिया सारा सिस्टम। लाइक पहले जो था वो बहुत डिफिकल्ट था, कॉम्प्लेक्स था, इतनी आसानी से समझ नहीं पाता, लेकिन अब ये बहुत आसान हो गया। तो कोई भी स्टूडेंट इसको आसानी से ठीक कर सकता है। अभी मैं जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी सर्च करूँ करके दिखाऊंगा, ये मैंने अकाउंट लॉगिन किया। पहले अकाउंट बनाना, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देंगे अपनी। अपना एड्रेस आप लोगों ने लाजमी देना है, लाइक पाकिस्तान का एड्रेस। उसमें जो होता है कि एडमिशन जो है तो पीडीएफ फाइल भी आपको तो ईमेल में आ जाएगी, लेकिन हार्ड कॉपी एडमिशन की वो आपको उसी एड्रेस पे आएगी, जो कि एम्बेसी में जब वीज़े के टाइम आपने जाना तो हार्ड कॉपी, ओरिजिनल हार्ड कॉपी जो है वो मांगते हैं। तो यहाँ पे आपने यूनिवर्सिटी का सर्च करना है और कोर्स सर्च करना है। अच्छा, मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन है। या जैसे पिछली एक यूनिवर्सिटी अभी दिखाई और वहाँ पे वो डायरेक्टली अपनी एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर ले गया था, और यानी उस यूनिवर्सिटी के लिए हमें यूनी असिस्ट की ज़रूरत नहीं है, इज़ दैट करेक्ट? क्योंकि वो ऑनलाइन है। कुछ यूनिवर्सिटी मैंने आपको बोला 160 यूनिवर्सिटियाँ पूरे जर्मनी में वो यूनिसिस्ट के थ्रू हैं, ठीक है, बाकी जो यूनिवर्सिटियाँ वो ऑनलाइन हैं। ओके, राइट। तो इसमें मैं फिर आगे बताऊंगा, अगर किसी का ग्रेड कम है बैचलर में, उसमें कैसे एडमिशन लेना है वो भी आपको इसके बाद बताते हैं। अच्छा भाईजान, एक और या क्वेश्चन है मेरा। ये यूनी असिस्ट के लिए जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन वगैरह था, उसका जो प्रोसेस वगैरह, यानी अभी तक एम्बिग्विटी रहती है कि आईबीसीसी से करवाने अटेस्ट वगैरह या एचईसी वगैरह से टेस्ट करवाने, या वो नोटराइजेशन मांगते हैं, पता नहीं किसी यानी नोटरी अथॉरिटी है उससे वो आप अटेस्ट करके भिजवाओ। तो वो क्या प्रोसीजर है और किस तरह की यानी वो टेस्टेशन है, वो काइंडली उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा साथ में। ओके। हाँ, इसका पहले ये था कि हमने अटेस्टेड डॉक्यूमेंट से यूनिवर्सिटी के ऊपर अपलोड करने होते हैं, एचईसी से अटेस्टेड हो, फॉरेन ऑफिस से और नोटरी पब्लिक से भी, जो कि किसी भी कोर्ट से हो या कचहरी से। लेकिन अब इन्होंने यूनिवर्सिटी ने ये चेंज किया कि अटेस्टेड बाद ये होता है कि यूनिवर्सिटी लास्ट सेमेस्टर में सपोज होता है कि स्टूडेंट 8वें सेमेस्टर में उसे डिग्री नहीं मिलती, या ऐसा होता है कि पाकिस्तान में मोस्टली डिग्री 1 साल के बाद मिलती है। तो अब इन्होंने ये प्लान कर दिया यूनिवर्सिटी में कि आप एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट में सिर्फ नोटरी पब्लिक से टेस्ट करके भेज दो, जो कि कचहरी से होंगे, ताकि जो आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दें। और अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इनको देनी है जब आपने यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट करवानी है। तो यूनिवर्सिटी में इनरोलमेंट के लिए अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लाजमी देंगे। लेकिन पहले पहले ये होता था कि एचईसी से टेस्टेड भी हों और फॉरेन ऑफिस से भी, फिर यूनिवर्सिटी इसको अप्लाई करती थी। और दूसरा ये है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई की है और पाँचों यूनिवर्सिटियाँ जो है वो यूनिवर्सिटी के थ्रू हैं, तो यूनिवर्सिटी की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 75 यूरो है, इनिशियल फीस। और उसके बाद अगर आपने 5 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो हर यूनिवर्सिटी की फ़ीस 30 यूरो है। तो वो आपने भी टोटल फीस एक साथ देनी है। और दूसरा इसमें यह कि डॉक्यूमेंट्स आपने सिर्फ एक सेट ऑफ भेजना है, उसका कापी का अटेस्टेड कापी। स्कैन ओरिजिनल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स को आपने स्कैन करके नहीं भेजना, ना ही उसकी पीडीएफ नहीं भेजनी कोई, उसकी फोटोकॉपी बाई पोस्ट भी लाजमी भेजनी है। एक सेट भेजना है 5 यूनिवर्सिटियों के लिए। वो फिर यूनिवर्सिस्ट वो खुद ही कॉपी करके वो आगे यूनिवर्सिटियों को फॉरवर्ड कर देगी। ओके, सो इफ़ आई अंडरस्टूड दिस करेक्टली कि अब यूनी असिस्ट में जस्ट हम सिर्फ नोटरी पब्लिक से अटेस्ट करवा के अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, और आफ्टर द एडमिशन व्हेन वी आर एक्चुअली गोइंग टू एनरोल इन द यूनिवर्सिटी, उस वक्त हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आईबीसीसी और जो एचईसी से अटेस्ट होने चाहिए। जी बिल्कुल। ओके, आईबीसीसी से पहले होता था, वो भी इन्होंने अब खत्म, क्योंकि आईबीसीसी के बोर्ड से जो ना अटेस्टेशन वो मैट्रिक और एफएसए की होती है। एचएससी के डॉक्यूमेंट्स टेस्ट होते ओके, थे, लेकिन अब वो नहीं करते। लाइक वो सिर्फ आपने एचईसी से या फॉरेन ऑफिस से करवा लेना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ आपने कोर्स सर्च करना है, कंप्यूटर साइंस। सेमेस्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल विंटर सेमेस्टर तो गुजर गया, डेट इसकी समर सेमेस्टर को देखते हैं। तो ये इधर कोर्सेज आ रहे हैं डिफरेंट। तो जैसे कि मैंने अकाउंट इधर बनाया हुआ है अपने, तो आपने सिर्फ क्या करना है, जो कंप्यूटर साइंस है यूनिवर्सिटी ऑफ डायरेक्ट,
इसकी अगर डिटेल देखनी है तो डिटेल भी आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी यूनिवर्सिटी आप सर्च करते हैं तो सबसे पहले उसकी वेबसाइट के ऊपर भी जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी हम चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेडलाइन भी और एडमिशन रिक्वायरमेंट। बैचलर का इसका एडमिशन करना तो है एटलीस्ट 2.5 ग्रेड हो जर्मन ग्रेड में उनकी, और लैंग्वेज आर्ट्स 6.5। ये बाज़ कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो हैं पहले लैंग्वेज, ये बैरो यूनिवर्सिटी पहले 5.5 आर्ट्स के स्कोर को एक्सेप्ट करती थी, लेकिन अब इन्होंने इसका ज़्यादा कर दिया, 6.5 कर दिया। स्क्रीन शेयर आ रही है नजर? जी जी आ रही है। ओके, तो इसका प्रोसीजर देखते हैं कि अप्लाई कैसे करना है ऑनलाइन। इसमें यहाँ पे डिफरेंट कोर्सेज भी आ रहे हैं, लाइक ये बहुत, इसमें मोस्टली कोर्सेज जो है वो बिजनेस रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस रिलेटेड से रही है जो अप्लाई कंप्यूटर साइंस है। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे यूनिवर्सिटी के थ्रू। ये हमने चेक कर लिया, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हमारे कोर्स में ऐड होगी यहाँ पर। इसी तरह हमें 4-5 यूनिवर्सिटी में एडमिशन सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे किसी और में देख लेते हैं, यूनिवर्सिटी का बोर्ड में देखते हैं। और बैचलर का फिर मास्टर का। कोर्स के मॉड्यूल भी दे सकते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट डाटा साइंस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ बैरोक है वो उसकी जो स्पेशलाइजेशन है वो डाटा साइंस की, उसके कोर्सेज में ज़्यादा है। तो कुछ यूनिवर्सिटियाँ बेस्ट होती आईटी की फील्ड की हैं कंप्यूटर साइंस की, लेकिन उसमें नेटवर्किंग तो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके। तो इसलिए आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आके कोर्स कंटेंट लाजमी देखना, क्योंकि आपके इंटरेस्ट के लिहाज से ये होता है कि आपके इंटरेस्ट नेटवर्किंग में है, लेकिन जब आप एडमिशन लेते हैं वो डाटा साइंस का होता है तो फिर वो आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमें ये, जैसे मैं बता रहा था कि फर्स्ट टाइम अगर आपने अप्लाई करना है तो 75 यूरो इसकी एप्लीकेशन फीस के देने हैं, और 75 यूरो में फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है ना उसकी 30 यूरो नहीं है। अगर आपने नेक्स्ट कोई दूसरी यूनिवर्सिटी ऐड करनी है फिर 30 यूरो देनी है। और ये 75 यूरो इसकी 1 साल की लेती, 1 साल के लिए। अगर आपने विंटर सेमेस्टर के लिए अप्लाई किया, इनकेस एडमिशन नहीं होता तो आप नेक्स्ट समर सेमेस्टर के लिए भी उसी फीस में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिंपल है, पेमेंट करनी है, जब पेमेंट हो जाएगी तो तब आपने आकर एप्लीकेशन वाले पोर्शन में आ जाना है, डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पे आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट्स में से पीडीएफ फाइल बनानी है उसकी, और उसका नाम से उसको सेव करना। लाइक बैचलर है तो उसका नाम लिखना बैचलर ऑफ साइंस, जैसा भी कंप्यूटर साइंस है या आईटी है। अगर एफएससी है तो उसका स्कूल सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट, इस तरह का नाम। अगर आर्ट्स का है सर्टिफिकेट तो वो भी आर्ट्स के नाम से, ताकि वो यूनिवर्सिटी उसको ईजिली
पिक कर सकती है। तो एप्लीकेशन ओवरव्यू अभी मैं आपको, अभी शायद हमारे लाइव स्ट्रीम में मौजूद हैं सुहेल, मैं उनका अकाउंट लॉगिन करके आपको दिखाता हूँ। उन्होंने 2 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है यूनिवर्सिटी से, और उनका यूनिवर्सिटी ऑफ कसाव से एडमिशन भी आ गया। तो यूनिवर्सिटी ऑफ कसाव भी देख लेते हैं, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस के वाले से। अच्छा, दूसरी एक चीज़ मैं जानना भूल गया, यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी बायरोची है वो वीपीडी एक्सेप्ट करती है। वीपीडी होता है कि यूनिवर्सिटी के पास जो अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं वो उसका ग्रेड बना के भेजेगा, जर्मन ग्रेड उसको ट्रांसफ़र करके। तो वो वीपीडी जो है वो फिर आप वो आपको पीडीएफ में भेजेंगे, दूसरी हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी। वो फिर आपने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके तो उसके ऊपर उनको भेजनी है, उसके ऊपर अपलोड करनी है वीपीडी। अगर वीपीडी आपने वो डॉक्यूमेंट्स जो यूनिवर्सिटी ने आपको भेजा है वो अपलोड नहीं किया तो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के लिए प्रोसेस नहीं करेगी मतलब एप्लीकेशन। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कसाव का मास्टर है, 4th सेमेस्टर है। लैंग्वेज इधर लैंग्वेज की है कि जर्मन और इंग्लिश में, लेकिन कोर्स जो है वो इंग्लिश में है। जर्मन वो A1 लेवल तक है, A2 तक उसकी डिग्री लेना है, यानी कि डिग्री कंप्लीट करने से पहले A2 का सर्टिफिकेट देना, सबमिट करवाना है, तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन कोर्सेज आपके सारी स्टडी आपकी इंग्लिश में होगी। जैसे किस यूनिवर्सिटी में अपना कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स भी लगाए हुए हैं IT से रिलेटेड, तो जॉब रेशो क्या है जर्मनी में, इंटरव्यू रिक्वायरमेंट्स। फाइनल ग्रेड मस्ट बी 2.7, जर्मन जर्मन ग्रेड होना चाहिए 2.7, और ये तकरीबन पाकिस्तानी ग्रेड बनेंगे 2.9 या 3। इसका भी देखते हैं अप्लाई कैसे करें। अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई नो नो, इसका भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। अभी कोविड की वजह से कुछ यूनिवर्सिटियों ने ऑनलाइन कर दिया सेमेस्टर, ये कमिंग सेमेस्टर जो है विंटर सेमेस्टर ये ऑनलाइन है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा उसके लिए वीज़े के लिए कैसे वीज़े के लिए अप्लाई करना है इस सिचुएशन में। तो यहाँ पे आपने आके इस पोर्टल पर सिंपल सेलेक्ट करना है मास्टर डिग्री के लिए। कोर्स देखना है कंप्यूटर साइंस, फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन सिस्टम हम ले रखे हैं, इन विच कंट्री यू रिसीव रेलेवेंट, तो यहाँ पे पाकिस्तान। आई गेस आपने ये सेलेक्ट नहीं किया एनरिचमेंट के लिए, इससे ऊपर वाला। हाँ, so do you have that scholarship? No. Nationality. Follow the link to continue. इसकी 15 जनवरी जो है लास्ट डेट है नेक्स्ट समर सेमेस्टर के लिए। तो यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन यूनिसिस्ट। हाँ, यूनिसिस्ट के ऊपर आपने जाकर डॉक्यूमेंट्स वो मैंने बताया वो वीपीडी आपको देंगे, वो वीपीडी आपने फिर इनको भेजना है। तो ये प्रोसेस इसका करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जो है वो वीपीडी नहीं मांगती, वो डायरेक्ट यूनिसिस्ट के डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं, वो फिर यूनिसिस्ट खुद ही उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। तो अभी, हाँ अभी मैं इसका बताने वाला था एमएससी इसमें कंप्यूटर साइंस में जो यूनिवर्सिटी फंसा हुआ है वीज़ा लेने के लिए।
अब पाकिस्तान एम्बेसी में कोरोना की वजह से यह है कि जिसका ग्रेड 3.8 से ऊपर है, आई थिंक 3.81 है, उससे ऊपर जिसका होगा उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं अपॉइंटमेंट के लिए। जो बाकी स्टूडेंट के पास एडमिशन है उनको फिलहाल पेंडिंग पर रखा हुआ है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ जो है ये आपको एक लेटर भेजती है और आपने एम्बेसी को भेजना होता है। उसमें यह है कि आपका फिजिकली यहाँ पे सेमेस्टर में इनरोल होना लाजमी है। कुछ यूनिवर्सिटियाँ फिजिकली एक्सेप्ट कर रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटियों ने कह दिया कि हम ऑनलाइन सेमेस्टर कर रहे हैं, तो आप पाकिस्तान से ऑनलाइन ही बैठ के आप स्टडी कर सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पे आना लाजमी है। तो वो जो लेटर भेजती है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ पसाओ भेज रही है, वो अपने एम्बेसी को फॉरवर्ड करनी है ईमेल में, और उनको बताना है कि ये यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करती है नेक्स्ट सेमेस्टर जो ऑनलाइन, तो हमारा फिजिकली तैयार होना लाजमी है, लिहाजा हमें अपॉइंटमेंट के लिए प्रायोरिटी दी जाए। तो वो फिर आपको वेटिंग लिस्ट में डाल देते हैं। अभी इसका मुझे बता दें, इसकी समझ आ गई सारी यूनिवर्सिटी की? ये वैसे अब पहले थोड़ा कम्प्लेक्स था, अभी मैंने बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। सिंपल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, और अटेस्टेशन का मैंने बता दिया कि HEC3 अटेस्टेशन अगर नहीं है तो उसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, ये आपका प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। और अगर किसी ने बैचलर के लिए आना है तो बैचलर मोस्टली यहाँ पे जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होता है, तो उसका B2 लेवल एटलीस्ट आपने करना है पाकिस्तान से। और अगर आपने या किसी स्टूडेंट ने A लेवल किया हुआ है तो फिर आपको A लेवल के फ़ौरन बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। लाइक FSC के ये के 12 ग्रेड एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन उसके लिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आप 1 साल तकरीबन बैचलर में लगाए, 2 सेमेस्टर पाकिस्तान में। अगर 2 सेमेस्टर पाकिस्तान में आपने स्टडी नहीं की तो फिर आप स्टूडेंट को लीव होता है, स्टूडेंट यहाँ पे 1 साल का 2 सेमेस्टर होते हैं जर्मनी में, वो आपको 1 साल का वीज़ा देंगे। तो फिर आपने 2 सेमेस्टर वहाँ पे पढ़नी, तो आपकी बैचलर के में इंटर होने के लिए रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो अगर आपने A लेवल किया होगा तो फिर आइट्स की भी जरूरत नहीं है, और 1-2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटी बैचलर में पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है। और बैकएंड ऑफ यूनिवर्सिटी जिसमें मैं इस टाइम पढ़ रहा हूँ, उसमें तकरीबन 3 से 4 कोर्सेज हैं, वो A लेवल वालों को एडमिशन रेशो उनकी 100% है। और बाद यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनकी वीज़ा रेशो भी ज़्यादा होती है, तो उनमें से एक बैकएंड ऑफ यूनिवर्सिटी है। अगर आपके पास एडमिशन है इस यूनिवर्सिटी का, क्योंकि इसके कैंपस तकरीबन 8 से 9 कैंपस हैं, तो जैसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी का नया कैंपस ओपन होता है तो न्यू कोर्सेज जो होते हैं उसमें जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेगा उसको एडमिशन में तो उसको मिलेगा, और दूसरा उसका वीज़ा भी लाइक 100% होता है, उसमें वीज़ा रिजेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है, सो इफ़ आई ट्राई टू समराइज द होल प्रोसेस, इसमें ये है कि सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी सर्च करनी चाहिए, और क्योंकि सबकी डेडलाइंस जो हैं ऑलमोस्ट सेम है बट दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम, तो उसका तरीका ये है, फर्स्ट वी शॉर्ट लिस्ट द यूनिवर्सिटी एंड मेक द लिस्ट with the deadlines, and then start applying for the universities, either they are in that admission is directly or through UniAssist. और UniAssist के थ्रू अगर अप्लाई करेंगे तो it's 75 euro fee for UniAssist and 30 euro for each university for which we are applying. If I am missing something और अगर मैं कोई गलती करूँ तो do correct me please. और सेकेंडली ये है कि IELTS is mandatory for all the universities. Otherwise, we need to have B1 or B2 German certificate. Is that correct? या आर्ट्स में, Okay. लेकिन जस्ट जिसने A लेवल किया हुआ है उसको आर्ट्स की जरूरत नहीं है, Okay. तो उसका एडमिशन विदाउट आर्ट्स में। ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे है, आई गेस हम यहीं पे ले सकते हैं कि CGP रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब एग्जैक्टली तो मेरे ख्याल हम नहीं बता सकते, लेकिन ऑन एवरेज क्या आपने नोटिस किया कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में एक्सेप्ट होने के लिए एवरेज CGPA क्या होनी चाहिए? एटलीस्ट 2 पॉइंट पाकिस्तानी ग्रेड में आपको बताता हूँ 2.5 से ऊपर ही है ऑलमोस्ट। ठीक है। लाइक अगर 3 से ऊपर है तो एडमिशन तो 3 से ऊपर ही,
लेकिन जर्मन का एवरेज ग्रेड जो है वो 2.7 है, लेकिन ठीक है 2.5 वाले भी एडमिशन हुए हैं। इसका जैसे मैं आपको बता रहा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी का कैंपस जैसे नया कैंपस ओपन करते हैं तो उसमें न्यू कोर्सेज होते हैं। अगर डेगनबर्ग यूनिवर्सिटी का नया कैंपस अभी खुला है, टेक्नोलॉजी कैंपस है, चाणक्य सिटी है वहाँ पर, तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज हैं। अच्छा जलीस भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी आप एक फिल कर रहे थे यूनिवर्सिटी की साइट पे, तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ रही थी कि डू यू हैव दैट स्कॉलरशिप और नॉट। तो ये जो स्कॉलरशिप है ये अलग से होती है, क्योंकि ट्यूशन फी तो है ही नहीं वहाँ पर, ठीक है? तो क्या ये स्कॉलरशिप बंदा एडमिशन के बाद भी अवेल कर सकता है, या इसको आपको पहले ही लेना पड़ता है? स्कॉलरशिप का ये है कि वो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लाइक उसके लिए आपका ग्रेड 3.8 से ऊपर होना चाहिए और वो इंटरव्यू भी लेते हैं, लेकिन आप एडमिशन के बाद ही उसको अप्लाई कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। 3 पॉइंट कितना बोल रहे हैं? 3.8 से ऊपर अगर है तो, क्योंकि स्कॉलरशिप में यह होता है, एक तो यहाँ पे स्टडी फ्री है, यानी कि ठीक यूनिवर्सिटी है। की कोई फीस नहीं है, तो यहाँ हाँ तक जी बिल्कुल। लिविंग एक्सपेंसिव है ना, वो तकरीबन 500 से 700 यूरो है पर स्टूडेंट का। तो स्कॉलरशिप जो है वो आपको पर तकरीबन स्टूडेंट पर मंथ है? पर मंथ 500 to 700। ठीक है। तो उसमें रूम रेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस है, सब कुछ इंक्लूडेड। ठीक तो है। ये ठीक है। स्कॉलरशिप तो स्टूडेंट का मेरा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि जो हमारा स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग आवर्स कितने अलाउड हैं? वर्किंग आवर्स यहाँ पे 120 दिन स्टूडेंट वीज़े पे हम जॉब कर सकते हैं साल में। 120 आवर्स? 120 डेज। 120 days which is अगर इन अगर easier terms हम ये कह सकते हैं कि 20 hours a week जो है एक स्टूडेंट को काम करना अलाउ होता है। अगर फुल टाइम काम करना, सपोज 8 घंटे हफ्ते में, 40 आवर्स पर मंथ पर वीक, तो फिर आप मैक्सिमम 6 महीने आप काम कर सकते हैं जर्मनी में। अगर आपने पार्ट टाइम काम करना है 4 आवर्स पर डे, फिर आप पूरा साल काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आपका लिविंग एक्सपेंस जो है वो कवर हो जाता है? हाँ ऑलमोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं भी जहाँ पे तकरीबन 2.5 साल हो गए, 2.5 साल, तो मैं अपने एक्सपेंसेस यहाँ पे काम करके, और जॉब वगैरह भी अगर आप कोशिश ये करें कि लैंग्वेज तकरीबन इतनी सीखें कि आपको इजीली जॉब मिल जाए, लाइक ए लेवल A2 लेवल तक आप लें, लेकिन जॉब ठीक है। यहाँ पे मिल जाती है ऑलमोस्ट। जॉब के लिए क्या आपको मार्केट में जर्मन लैंग्वेज रिक्वायर्ड होती है, या फिर आप इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर सकते हैं? सेकेंडली, जॉब्स यानी आप पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस डोमेन से रिलेटेड जॉब्स अवेलेबल हैं, या फिर आपको यानी कोई भी और जॉब्स करनी पड़ती हैं? अच्छा, I guess this is a very important question. We have one more speaker with us, Waleed. उससे उनसे हम लास्ट में इसको स्पेशली इसको कवर करेंगे because he is doing his masters as well as he is doing working as a software developer as a student worker. So he would be able to guide us better. ठीक है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। अच्छा जलीस, मूविंग टुवर्ड्स द वीज़ा, अगर शॉर्टली बता सको कि वीज़ा की स्पेसिफिकली जर्मन में यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो गया है, मेरे पास उनका एडमिशन लेटर आ गया, अब मैंने वीज़ा की तरफ मूव करना है, सबसे पहले क्या रिक्वायरमेंट होगी, मैं सबसे पहले क्या करना चाहिए? वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान में। अगर आप इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद एम्बेसी, अगर सिंध का है तो फिर उनका वहाँ पे भी एम्बेसी का सेंटर बना हुआ है। ठीक है। और क्या मैं एडमिशन से पहले अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ, क्योंकि अपॉइंटमेंट का बड़ा इशू है जर्मन एम्बेसी में, तो क्योंकि फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मेरा एडमिशन हो जाएगा विद इन अ मंथ और 2, तो क्या मैं अभी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, क्योंकि ठीक है। अपॉइंटमेंट के लिए उसमें ऑप्शन होता है कि अगर आपके पास एडमिशन है तो वो सिलेक्ट करो, अगर नहीं है तो आप अनचेक कर दो। उसका ये होता है कि अगर आपने चेक किया होगा कि मेरे पास एडमिशन है तो उसकी प्रायोरिटी फिर बढ़ जाती है, लाइक उसको एम्बेसी वाले ओके। एडमिशन भी है, जिसके पास एडमिशन नहीं है उसको फिर उस पेंडिंग में रखते हैं। राइट। तो अगर फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एडमिशन नहीं है और मैं अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर देता हूँ, और फॉर एग्जांपल आफ्टर 2 weeks आई गेट एन एडमिशन इन सम यूनिवर्सिटी, तो क्या मैं अपना जो अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर सकता हूँ?
नहीं, वो एक दफ़ा जो आपने सबमिट कर दिया वो सबमिट हो गया, आपने फिर उनको ईमेल में एडमिशन लेटर भेज देना। ओके, और इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है एम्बेसी की? बेसिक फीस नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट द लिविंग एक्सपेंसेस जो वो ब्लॉक अकाउंट जो एक रिक्वायर करते हैं। हाँ, अगर किसी स्टूडेंट के पास स्कॉलरशिप है तो फिर ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ब्लॉक अकाउंट पहले था 8,640 यूरो ठीक एक है, साल के, लेकिन अब जनवरी 2020 से इन्होंने कर दिया है 10,000। तो 10,000 यूरो ब्लॉक अकाउंट करवाना अकाउंट, स्टूडेंट के अपने नाम का अकाउंट खुलता है यहाँ पे ऑनलाइन, ओके, तो वो पैसे ट्रांसफर करने और ब्लॉक अकाउंट की स्टेटमेंट एम्बेसी में लेके जानी ड्यूरिंग इंटरव्यू। और ओके, एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर उन्होंने डिटेल में लिखे हुए हैं कि तो उसी प्रायोरिटी में अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं। लाइक फर्स्ट आपने रखना है ऊपर एप्लीकेशन जो एम्बेसी का, नेक्स्ट आपका होगा एडमिशन लेटर होगा, नेक्स्ट कवर लेटर, फिर इस तरह जैसे ही एम्बेसी की वेबसाइट के ऊपर ऑप्शन लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनानी है, ताकि उनको जब आप फाइल पूरी लेके जाएंगे उनको बहुत आसानी से वो आपको जज कर सकते हैं। एक ये प्लस पॉइंट भी होता है कि इसमें पूरी डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज किया हुआ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। तो एंड वंस वी रीच जर्मनी तो वो जो हमारी ब्लॉक अकाउंट होती है वो क्या हमें एज इट इज़ फ़ौरन वापस मिल जाती है, या वो अ, हर महीने कुछ ना कुछ हमें उसकी अमाउंट मिलती है, उसका क्या है? इसका जो 10,000 को वो 12 पे डिवाइड करेंगे, यानी कि एक साल के ब्लॉक होते हैं, तो वो फिर आपके हर महीने आपकी इंस्टॉलमेंट आती रहेगी। ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन, बिफोर अप्लाइंग फॉर वीज़ा, क्या मुझे वहाँ पे हॉस्टल में या अपना रूम के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी वीज़ा लेने से पहले, या आई कैन डू दैट आफ्टर गेटिंग द वीज़ा? नहीं, वीज़े से पहले भी कर सकते हैं लेकिन वीज़े के बाद भी, लेकिन मैं सजेशन ये दूंगा कि वीज़े से पहले ही आप बुक कर लें, क्योंकि यहाँ पे जब स्टूडेंट आते हैं खासतौर पर विंटर सेमेस्टर में, क्योंकि इसमें एडमिशन बहुत ज़्यादा कोर्सेज में ओपन होते हैं, तो स्टूडेंट अपार्टमेंट में हो जहाँ पे आसानी से नहीं मिलते। राइट, सो बेसिकली इट्स नॉट मैंडेटरी बट इट्स रिकमेंडेड बाय यू कि हम पहले उसको रजिस्टर कर बिल्कुल। लें अपना रूम। ओके, ठीक है। और डू यू थिंक कि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मतलब जिसको अटेस्ट प्रिपेयर करना ज़रा मुश्किल है या चैलेंजिंग होता है जो वीज़े के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है, या दे आर वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड? लेटर ऑफ मोटिवेशन का आप कह सकते हैं, ओके, क्योंकि आपने उसमें लेटर ऑफ मोटिवेशन में स्टेट बताना है उनको, यूनिवर्सिटी को बताना है, ताकि वो एडमिशन के लिए सिक्योर हो जाए कि मैं क्यों ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कोर्स मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, मेरा मेरा बैचलर जो है वो आईटी में था इसलिए मैं आईटी में आ रहा हूँ, इस तरह आपने उसका ओके, फ्यूचर प्लान बताना है। तो ये राइट, लेटर मोटिवेशन सेम एम्बेसी के लिए भी बहुत मैटर करता है। ओके। एक क्वेश्चन हमें आया था कि एवरेज एक्सेप्टेंस रेट यूनिवर्सिटीज़ का क्या है? इसमें आई गेस मतलब अंदाज़ा ही है जो हम आई गेस गूगल पे ही देख सकते हैं, क्योंकि एज़ सच बीइंग अ स्टूडेंट हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन जो ऑब्ज़र्वेशन है वो हम ये बता सकते हैं कि मतलब यूजुअली एडमिशन ईज़िली हो जाते हैं। बिल्कुल। एडमिशन इटसेल्फ इज़ नॉट अ चैलेंजिंग थिंग। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्वियसली मुश्किल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल इफ आई टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो, तो वहाँ पे स्पेशली जो मेडिकल साइंसेज के सब्जेक्ट हैं वहाँ पे 270 टू 300 एप्लीकेंट्स होते हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 20 जो है वो एक्सेप्ट करने होते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ज़रा एडमिशन चैलेंजिंग होता है, लेकिन यूजुअली जो है एडमिशन लेना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। और कोशिश करें कि जैसे अभी बताया कि कोई लिमिट नहीं है कितने यूनिवर्सिटीज़ की कि कितने में अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि जितनी यूनिवर्सिटीज़ में हो सके आपको अप्लाई कर देना चाहिए। अ, ओके, सो इफ वी हैव वलीद विद अस, वलीद अगर आप एक क्विकली एक बता। लास्ट क्वेश्चन है मेरा जीआरई हुँ, की रिक्वायरमेंट का, कि वो क्या है यूरोप के अंदर या खाली यूएस के अंदर? अ, यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है। यूनिवर्सिटी ऑफ जो म्यूनिख है वो जीआर एक्सेप्ट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड है वो भी जीआर एक्सेप्ट करती है। कुछ यूनिवर्सिटी, लेकिन मोस्टली जो है ना वो ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ वो
IELTS एक्सेप्ट करती हैं। GRE के लिए बहुत कम यूनिवर्सिटी है। यूरोप में GRE की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर जर्मनी में देखा जाए तो यूजुअली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिख है, बर्लिन है, वहाँ पे GRE रिक्वायर्ड होता है क्योंकि वहाँ एडमिशन लेना ज़रा मुश्किल होता है। इसी तरह जो डैड स्कॉलरशिप है उसके मैंने कुछ स्कॉलरशिप्स देखे थे, वहाँ पे भी GRE रिक्वायर्ड था। लेकिन नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में आप सेल्फ फाइनेंस पे जब जा रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस मीन्स ट्यूशन इज़ फ्री, यू जस्ट हैव टू पे फॉर द लिविंग एक्सपेंस, तो वहाँ पे GRE जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता। यूरोप में नहीं है, USA में है। ठीक है, थैंक यू। ओके, आई थिंक जी म्यूनिक यूनिवर्सिटी जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है ना? बिल्कुल पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ठीक है। अच्छा वलीद, इफ़ यू आर ऑनलाइन, अगर आप हमें ब्रीफली बता सको कि वहाँ पे अगर मैं बीइंग अ स्टूडेंट वहाँ पे जाता हूँ तो वो जॉब की मार्केट का क्या हाल है, कि बीइंग अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट या वैसे वहाँ स्टूडेंट जॉब्स क्या वाइट कॉलर जॉब्स मिल सकती हैं या फिर हमें और जॉब्स जो है वो ज़्यादा आसानी से मिल जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो शुक्रिया बहुत बहुत, और दूसरा ये कि नॉर्मली मैंने भी बड़ी स्ट्रगल की थी, और ये स्टूडेंट एसोसिएशन ग्रुप फेसबुक का है, वहाँ से ज्वाइन करके आए थे, और वहाँ पे हर कोई स्नोबॉल्स फेंक रहा था, कुछ समझ नहीं आती क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा आकिफ का खास तौर पे, क्योंकि आकिफ और जलील दे आर द डियरेस्ट फॉर मी, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली जंप इन किया। तो दूसरा ये कि बहुत ज़्यादा मिस गाइडेंस है, और बहुत ज़्यादा, अगर मैं कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ किसी पोस्ट पे, कोई कुछ सवाल पूछता है नीचे, लोग क्या क्या, हाँ तुम्हारे गुर्दे भी चाहिए होंगे और फेफड़े भी चाहिए होंगे, और पता नहीं क्या कुछ लिख देते हैं। असल में इतना कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना लोग डरा देते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको यूनिवर्सिटी के वाले से इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपनी भी एक्सपीरियंस दे दूंगा, लेकिन चले मैं जॉब की तरफ पहले आता हूँ, कि पहले घबराना नहीं है, फिर मैं आगे बताता हूँ। अच्छा, ये है कि जॉब के हवाले से अगर आप आईटी स्किल्स में, डिपेंड आपकी आईटी स्किल्स पे करता है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो वो तो जॉब मिलना कोई मुश्किल नहीं है। कुछ कंपनियां हैं, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको वो ज़बान के हवाले से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन फिर भी अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं वो कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं उनको। मतलब फॉर एग्जांपल अगर प्रोग्रामर ऐसे अला क्वालिटी के हैं तो वो आपको बिठाएंगे और सवाल पूछेंगे और समझ जाएंगे अच्छा आपकी ज़बान तो बहुत वीक है, लैंग्वेज जर्मन, लेकिन ठीक है आप काम कर सकते हैं, आपको हमने एक टेस्ट दिया था, आपने पास कर दिया, जॉब ले लो। तो मेरे ख्याल से वाइट कॉलर जॉब देना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसका तरीका एक ख़ास किस्म का है जो कि जिस पे हमारे जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी भाई नहीं चलते। एक ही कमरे में रहने वाले इंडियन पाकिस्तानी को देखा जाए तो इंडियन वही जॉब ले लेता है, पाकिस्तान नहीं ले पाता। जबकि मैं देख पाता हूँ कि पाकिस्तानी के पास ज़्यादा स्किल्स हैं, सिर्फ डेडिकेशन नहीं होती, हिम्मत नहीं होती, और वो बस कहते हैं यार नहीं होता। तो जो मैंने अपने कहते हैं ना सिचुएशन से सीखा कि आप एक अच्छी सी सीवी बनाएं। इसके अलावा चल पहले मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हालत सूरत हाल क्या है। सूरत हाल ये है कि ब्रेग्जिट होने के बाद जर्मनी को फेवरेट कंट्री समझा जा रहा है यूरोप का, और उसमें वो जो बड़ी सिटीज हैं जिसमें स्टुटगार्ट, फ्रैंकफर्ट, म्यूनशन यानी म्यूनिख, बर्लिन, ये वो कंट्री सिटीज हैं जिनको कहा जाता है कि ये अब नेक्स्ट आईटी हब बन रहे हैं, जिसमें फ्रैंकफर्ट और खास तौर पे म्यूनशन जो है वो बहुत ज़्यादा नंबर 1 समझा जा रहा है। और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा बड़ी बड़ी कंपनियां अब आने लग गई हैं, थी लेकिन अब दिख रहा है उनकी पोस्टर्स, और आपको जगह जगह फ्रैंकफर्ट में भी दिख रहे हैं। तो और हर रोज मैं कुछ अखबार पढ़ रहा होता हूँ तो लिखा आ रहा होता है कि जी जर्मनी नीड्स आईटी गाइज, जर्मनी नीड्स स्किलफुल पीपल, जर्मनी वांट मोर पीपल। तो इस सिचुएशन को आप हिसाब लगा लें कि मेरे रिलेटिव्स ने आना था, कोरोना वायरस की वजह से उनके वीजे कैंसिल हो गए, लेकिन उसके बावजूद जर्मनी ने एक रास्ता निकाला कि जिनका 80% से अबव परसेंटेज है उनको हम फिर भी वीजा देंगे। इवन कोरोना सिचुएशन में भी वो स्टूडेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं उनको कितनी ज़रूरत है, क्योंकि उनका गैप बढ़ रहा है, इनकी ओल्ड वर्सेस यंगर्स में बीच में गैप बहुत बढ़ रहा है, स्किलफुल पीपल नहीं है तो उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए इन्होंने पिछले साल 2019 के अगस्त सितंबर में डायरेक्ट इंडिया से बात की थी कि बेंगलोर से डायरेक्ट वीज़ा आप जाएं
आप वहाँ पे वीज़ा इंटरव्यू दें और उसी वक्त वीज़ा ले लें, ताकि फ़ौरन से पहले हमारे पास स्किलफुल पीपल आ जाए। अब मसला क्या है हमारा कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको अपने ही क्लासमेट की, कि पहले तो मैंने बहुत स्ट्रगल किया अपने वक्त में। जब मुझे जॉब लग गई तो फिर मेरे पाकिस्तानी भाइयों को भी लगा कि यार जब अपना भाई ले सकते हैं तो हम भी ले सकते हैं, क्या रास्ता है बताओ, तरीका बताओ। फिर मैंने बताया यार देखो, यूनिवर्सिटी की रोज मेल आती है कि आपको ईमेल अपग्रेड करनी है, तो आप आओ, हम आपको हमारे कहते हैं एक्सपीरियंस गाइज और प्रोफेसर बैठे हैं जो आपकी सीवी देख के आपकी वो सीवी अप्रूव करेंगे और आपके साथ आपको थोड़ी इसकी टिप्स देंगे। तो कोई नहीं चाहता। मैं कहा एटलीस्ट एक बार जाओ। मैं भी एक बार गया हूँ तो मुझे लगी फजूल है, लेकिन दूसरी बार गया हूँ तो मैंने कहा उसने जो छोटी माइनर माइनर चीजें मुझे बताई वो बड़ी फ्रूटफुल थी। जैसे कि एक सेंटेंस के एंड में डॉट नहीं लिखा था मैंने, डॉट फुल स्टॉप नहीं डाला था, उसने मार्क किया और उसने कहा ये चीज, इससे ये शो होता है कि आप अपना काम कंप्लीट नहीं करते। तो मैंने तो ठीक है उस वक्त तो ठीक है ले लिया, लेकिन घर आके मैं कहा यार ये भी कोई बात होती है। आप मानेंगे कि मैं गलती दोबारा कर चुका, वो तो पाकिस्तानी, तो मैं गलती कर चुका कि जब मैं इंटरव्यू में एक देने गया, उस इंटरव्यू में उस बंदे ने वो ही तो नहीं लेकिन उसने उसी तरह की गलती पकड़ी। उसने कहा तुम्हारी बातों के स्टाइल से, तुम्हारी सीवी से हम रखना चाहते हैं, लेकिन ये तुमने इस जगह पे डॉट नहीं डाले, ये हम पूछ सकते हैं क्यों। और मेरे दिमाग में वो बात क्लिक हुई कि ये देखो यार वो मुझे कह रहा था और मैं उस दिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो एक ये बात है कि आप पहले इस छोटे मोटे सेमिनार्स में जाएं और इम्प्रूव करें सीवी, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करते हैं आपने सेम जॉब के लिए अप्लाई करना है कि आप यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के जॉब पोस्टिंग वेबसाइट है, जिसमें खास तौर पर जो मैंने यूज़ किया था वो लिंक्डइन है। लिंक्डइन यूज़ करें, सर्च इंजन ऑन करें, वहाँ पे जॉब सर्च ऑन करें और आपके एरिया में जो नज़र आता है आप अप्लाई कर दें। वहाँ पे ये ना लिखें आप कि IT स्टूडेंट इन फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट या गूगल या फिर सिर्फ वेब डेवलपमेंट, आप लिखें IT स्टूडेंट ओपन रखें और सबको भेज दें। आपने अगर 100 को भेजा है, 50 उसमें से आपको रिप्लाई करेंगे, 50 तो करेंगे नहीं, 50 रिप्लाई करेंगे और 50 में से आपको 45 वी आर रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू ये करेंगे। सिर्फ 5 आपको बोलेंगे जी वी आर इनवाइटिंग यू, उस 5 में से भी आपको शायद 1 या 2 अच्छे रिस्पॉन्स देंगे। तो इस पूरे प्रोसेस में मेरा CV अपग्रेड करने में तकरीबन 2 हफ्ते लगे थे, क्योंकि हर बार मुझे लगता था ये बेस्ट है, लेकिन किसी दूसरे को दिखाता है वो कहता है सही नहीं है। तो ये भी गलत है कि आप हर एक को न दिखाएं, सिर्फ 2-3 बंदों को दिखाएं और बल्कि उनकी अच्छी सी सीरीज लें और खुद इम्प्रूव करें और किसी अच्छे बंदे को दिखाएं। जिस तरह मेरी खास तौर पे एक इंडियन लड़की थी, बेचारी फोत होगी, उसने मेरी बहुत हेल्प की थी। उसको मैंने जब दिखाया कि वो मुझे वो लिटरेचर पढ़ रही थी तो उसने मुझे काफ़ी कहती थी कि ये अपग्रेड करो, ये इंग्लिश वीक है, यहाँ पे सही करो। उसने बड़ी हेल्प की और उसके बाद मैं कहता हूँ जॉब अप्लाई करने में मेरा सिर्फ 1 दिन लगा कि मैं सुबह बैठा और सिर्फ रात को उठा, मैंने घर से नहीं निकला। मैंने कहा आज सबको अप्लाई करना है। तो जब मैंने अप्लाई किया 1 दिन के बाद फिर आपको 2 वीक्स के अंदर अप्लाई आना शुरू हो जाते हैं और फिर इंटरव्यू की मुझे पता है आप सारे मैच्योर इनफ हैं, आप इंटरव्यू का जवाब दे सकते हैं। ओके, थैंक्स अ लॉट। और इसमें अगर वनीद भाई मेरा एक क्वेश्चन है कि जब आप एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेटा इंजीनियर काम कर रहे हो तो पे स्केल क्या होता है, नंबर 1, और नंबर 2 क्या आप यानी वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हो या ऑफिस की यानी पार्ट टाइम के अलावा भी आप खुद अपना जो ऑनलाइन घर पे टाइम दे सकते हो या यहाँ जर्मनी का वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। मैं कहूँगा जर्मनी का नहीं, पाकिस्तान से बाहर हर मुल्क का। पाकिस्तान में तो होता है कि आप जब कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो आप लिख देते हो कि मैं आपका हो गया हूँ आज से, मेरा संडे है ना नाइट है, सब कुछ आपका है। यूरोप में ऐसा नहीं है। यूरोप में बहुत ही रिलैक्स्ड माहौल है मैं कहूँगा। और पहली बात पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो ये डिपेंड करता है कंपनी में, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। मेरी पहली जॉब जहाँ पे थी वहाँ पे उन्होंने मुझे मैं फिलहाल स्टूडेंट बता रहा हूँ और फिर मैं आपको प्रोफेशनल भी बता देता हूँ। पहले मैं बताता हूँ स्टूडेंट जॉब में क्या था। स्टूडेंट जॉब में पहली कंपनी बहुत बड़ी थी वो, लेकिन मुझे इससे एक्सपेक्टेशन बड़ी थी कि यार ये बड़ी कंपनी ने रखना चाहे तो सैलरी अच्छी होगी, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट आया, क्योंकि उन्होंने इंटरव्यू में मुझसे पहले नहीं पूछा था, तो वो सिर्फ 9 यूरो पर आवर थी, जो कि जर्मनी की लोएस्ट
जो है वो है कहते हैं पे स्केल है, आवरली पे स्केल। तो ये आपका, और मुझे अलाउ था सिर्फ 20 आवर्स पर वीक काम करने का। तो वो आप हिसाब लगा लें, मल्टीप्लाई कर लें 9 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड मल्टीप्लाई बाय 4, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये स्टूडेंट का है, लेकिन ये मिनिमम है, इससे नीचे कोई नहीं दे सकता आपको। और फिर उसके बाद ग्रेड होता है। फिर मैं कंपनी चेंज की, तो फिर हर कंपनी का फिर अलग फॉर्मूला है, हर अलग लेवल है। फिर उसके बीच में एक कंपनी 13 भी देती है, एक 15 भी देती है, 20 भी है, 22 भी है, 28 भी है। डिपेंड करता है आप किस लेवल के हैं और वो कंपनी किस लेवल की है। जो स्टार्टअप होते हैं, हम समझते हैं स्टार्टअप है ये नहीं देगा। कुछ स्टार्टअप ऐसे हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वो बहुत अच्छी सैलरी देते हैं। मैंने जो फिर अपना एक्सपीरियंस किया कि स्टार्टअप्स कहते हैं यार हमें ये बंदा चाहिए, हमें जल्दी ग्रो करना है, वो आपको 18 देते हैं शुरू में। लेकिन कुछ ऐसी बड़ी कंपनी है, जैसे मैंने अपना बताया कि वो बड़ी कंपनी थी लेकिन दे बहुत कम रही थी। तो ये डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। अच्छा, ये हो गया स्टूडेंट का। आप कर लेते हैं हम फुल टाइम जॉब जो होती हैं। फुल टाइम जॉब्स भी कहते वैरी करती है कि आप किस स्किल पे हैं और कंपनी किस लेवल की है। नॉर्मली जो आईटी की जो जॉब्स हैं, उसकी आईटी की जो सैलरीज हैं वो काफ़ी अच्छी मानी जाती हैं। लेकिन फिर मैं अगर आपको अपने फ्रेंड लिस्ट में देख के बताऊं तो एक फ्रेंड है, अच्छा डेवलपर है, अच्छा नेटवर्क, उसने नेटवर्किंग की हुई है, उसका बंदा नेटवर्किंग का, लेकिन उसकी सैलरी है अबाउट अराउंड 2200, 2200 के लगभग कमा लेता। लेकिन एक कंपनी है वो 3500 से 3600 देती है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन आपको जॉब चाहिए क्यों होगी? अगर आपको फुल टाइम जॉब करनी है जर्मनी में, तो आपकी मिनिमम जो होगी वो आपके रिक्वायरमेंट में लिखी हुई है। हाउसलैंडर बिहोडे कहते हैं जर्मन में, यानी कि फॉरेन ऑफिस। हाउसलैंडर बिहोडे की तरफ से एक मेल पे लिखा हुआ है डिटेल कि अगर आपको मास्टर्स करने के बाद फुल टाइम जर्मनी में रहना है, ब्लू कार्ड हासिल करना है, यानी कि जर्मनी की रेजिडेंस चाहिए, तो उसके लिए उन्होंने एक पे स्केल लिखी हुई है कि आपकी वहां पे इतनी सैलरी होनी चाहिए ताकि हम आपको ब्लू कार्ड दे सकें। और वो सैलरी है 43,503। बस कह लें कि 43,000 के 43,500 कह सकते हैं कि ये वो सैलरी है कि ये आपकी मस्ट होनी चाहिए एक साल की, ताकि आपको ब्लू कार्ड मिल सके। इससे कम आप बात ही नहीं करेंगे। जैसे मैंने भी एक बार बात करनी चाहिए थी, तो उसने कहा था मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ, लेकिन शुरू में मैं तुम्हें फॉर एग्जाम्पल 40,000 देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार आप देना भी चाहें तो मैं ले नहीं सकता, क्योंकि आउसलैंडर यानी कि फॉरेन ऑफिस की वेबसाइट पे लिखा है इससे कम होगी तो हम आपको वीजा नहीं देंगे। तो ये सबसे लिमिट कहते हैं लोएस्ट लिमिट है। इसके बाद आप बार्गेनिंग करें, आप पे डिपेंड करता है आप में कितनी स्किल्स हैं। जैसे मेरा एक जर्मन दोस्त है, ही कैन स्पीक जर्मन फ्लुएंटली ऑब्वियसली, और वो बहुत अच्छा प्रोग्रामर है, उसके साथ मैंने काम किया, वो ही इज अ जीनियस। और वो डबल मास्टर्स है। तो मेरे साथ बैठा, उसको तीसरे हफ्ते में ही फुल टाइम जॉब ऑफर हुई, और उसने पहले दिन ही कहा कि मुझे 60,000 चाहिए। उन्होंने कहा देंगे तुम्हें, देंगे, तुम रुक जाओ। तो ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पे और कंपनी की वैल्यू पे। वलीद भाई, एक क्वेश्चन और है मेरा कि टैक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें कि जो स्टूडेंट्स वगैरह को यानी सैलरी मिलती है इस पे भी टैक्स है, नंबर 1। नंबर 2 मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या एक बंदा जिसके पास मास्टर्स है उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है जॉब मार्केट के अंदर, या फिर बैचलर्स वालों को भी चल जाता है हिसाब किताब? और तीसरा ये है कि एकेडेमिया को यानी फाइनल ईयर में आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो और रिसर्च भी कर सकते हो, कुछ यूनिवर्सिटीज इस तरह का ऑप्शन देती हैं। तो आपने क्या रखा है या करने का इरादा है, और उसकी वजह क्या है? क्योंकि मैंने कुछ इस तरह की ओपिनियन सुनी थी कि एकेडेमिया को भी रखना चाहिए, एकेडेमिया इवन जॉब मार्केट से भी बेहतर है। तो आप ऑन ग्राउंड वहाँ पे मौजूद हैं, काइंडली थोड़ा गाइड कर। ये भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको दोनों चीज़ों की फैसिलिटी देते हैं। जैसे मुझे पता है एक है लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी म्यूनिख की। ये यूनिवर्सिटी है जो कि इस तरह की फैसिलिटी देती है, क्योंकि मेरे ही ऑफिस में एक लड़की काम कर रही है इस तरह, जिसको वो एक किस्म का पीएचडी भी कर रही है और प्लस उसको पे भी कर रही है कंपनी। तो वो एक दोनों चीज़ें कर रही है। लेकिन मैंने अपने कहते हैं हल्का अहबाब में बहुत ही कम लोग देखे हैं ऐसे, जर्मन ही देखे ज़्यादा। अगर आप बोलें कि वैल्यू क्या है इसकी, तो मैं फिर कहूँगा कि
स्किल्स पे डिपेंड करता है, आपकी सीवी पे डिपेंड करता है, आपकी वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सीवी प्लस आपके इंटरव्यू पे बात करना, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अगर आपके पास मास्टर डिग्री क्या पीएचडी डिग्री भी हो, आप पीएचडी होल्डर भी हो, लेकिन आपकी सीवी इतनी अजीब सी है, और अगर सीवी के बाद भी आप आ जाते हैं और आप उनको इम्प्रेस नहीं कर पाते, उनको कुछ नहीं चाहिए। ये चीज सबसे लाजमी है। लेकिन 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 अगर दो बंदे हैं, लेवल के हैं, दोनों के पास स्किल्स बराबर हैं, और पर एक के पास बैचलर्स और एक के पास मास्टर्स, फिर फॉर श्योर जर्मनी मास्टर्स को लेगा। ये भी ऑब्वियस सी बात है। पीएचडी कुछ जगहों पे चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। अगर आप बात करें पीएचडी की, तो मैं मतलब मुझे अब इस पीएचडी के वाले इतना खास नहीं पता, लेकिन जो मेरी मैनेजर है वो पीएचडी है, तो उससे मैंने पूछा था कि पीएचडी के क्या, उसने मुझे मतलब एक सजेशन दिया था कि हर हालत, हर सूरत हाल में, सिचुएशन में अपना मास्टर्स कंप्लीट करना है तुमने। दूसरा उसने मुझे ये कहा कि अच्छी बात है कि तुम पीएचडी भी करो, लेकिन मास्टर्स कंप्लीट होने के साथ साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर तुम बिल्कुल पीएचडी के साथ जीरो एक्सपीरियंस होगा और तुम जॉब लेने आओगे, तो कंपनी हायर करने से पहले 10 बार सोचेगी कि यार एक बंदा पीएचडी होल्डर आ रहा है, इसको हम हायर करें, इतनी बड़ी सैलरी दें, ना दें, ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हम इसके इतने टैक्स कैसे देंगे, तो वो घबराएगी। ठीक है, तो कहते हैं कि ये भी नहीं कि बस पढ़ते जाओ, डबल पीएचडी करते जाओ और स्किल कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहती कि मास्टर, और ये भी नहीं कि सिर्फ बैचलर्स करके आप कुछ लोग ऐसे हैं बैचलर्स के बगैर, कि जैसे मतलब हमारे करीबी एक बैंक है, शपाका से बैंक के नाम से एक फेमस है, वहाँ पे मेरा एक बड़ा बेस्ट फ्रेंड है, और उसने वो अच्छी पोस्ट पे लगा हुआ है, और हालांकि उसको बैचलर्स भी नहीं है, ये उसने मुझे अंदर की बात बताई। तो ऐसे भी हैं, लेकिन मसला ये है कि उसके साथ वो फिर मुझे बता रहा था कि यार मुझे अच्छी कंपनी में जाना है, तो मुश्किल है अब यहाँ से ग्रोथ करना। तो मैं ये बोलूंगा कि लेस डिग्री होना भी मसला है, बहुत ज्यादा डिग्री होना और नो एक्सपीरियंस होना भी मसला है, तो दोनों का होना लाजमी है। मास्टर्स करें, साथ एक्सपीरियंस करें, और फिर अगर आपको साल 2 साल वर्क करने के बाद आपको लगता है यार अब मुझे किसी जॉब में कहीं आगे जाके से रिसर्च करनी है, तो आप उस कंपनी से भी बात कर सकते हैं। कई कंपनी ऐसी होती हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा होता है कि हम आपको इजाजत देंगे, हम आपको टाइम देंगे, तो आप कर सकते हैं वो, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होता है। मतलब कई मैनेजर्स ऐसे होते हैं, वो खुद कहते हैं यार आप अच्छा पढ़ना चाहते हो, ठीक है, कोई नहीं मसला, हम आप करो, अप्लाई करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आप फिर ये आपके कनेक्शन पे भी डिपेंड करता है। कई बार कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में भी लिखा होगा, लेकिन वो इजाजत नहीं देंगे क्योंकि उनके ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो बोले यार अभी नहीं, अभी नहीं, साल साल 2 साल तक, 3 3 साल तक वो प्रोजेक्ट चल रहा है। लेकिन अगर आपकी वे ऑफ, कहते हैं ना, प्रेजेंटेशन ऐसी, आप बात ऐसे दोस्ती ऐसे बना रहे हो, और आपने अपने मैनेजर से इतनी प्यार से बात कर ली है और समझा दी है, तो वो शायद ऐसा रास्ता निकाल दे आपके लिए कि हाँ यार कर लेते हैं, चलो कोई रास्ता निकालते हैं। तो ये एक दूसरा था। तीसरा आपका था टैक्स का सवाल, कि टैक्स आपका डिपेंड करता है आपकी सैलरी पे। आप स्टूडेंट हैं, आप 20 आवर्स से कम कमा रहे हैं, आपका टैक्स जीरो है, जीरो नहीं है, 3% है, जो जर्मनी में लाजमी है। 3% प्लस 9% प्लस एक और टैक्स है, तो 3 + 9 + 29 ये 3 टैक्सेस हैं, तो आपकी होल सैलरी पे अबाउट 39% टैक्स कटता है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपसे सिर्फ 3% टैक्स कटता है, जिसको ये लोग कहते हैं सोशल इंश्योरेंस, कि जब आप ये मतलब इनके जो ओल्ड एज हाउसेज हैं उनकी हेल्प के लिए, या हम बूढ़े हो जाएंगे तो उसके लिए। ये मैंने समझा था, अपनी एचआर के पास जाके मुझे समझाओ, तो उसने कहा था ये सिस्टम है कि हम आपसे 3 यूरो के अलावा काट नहीं सकते, ये 3 यूरो कहती है हम हर एक से काटते हैं, चाहे वो जितना भी कमा रहा हो। लेकिन इससे भी नीचे ऑड जॉब की एक सैलरी है जो कि कहलाई जाती है आई थिंक 450 यूरोस के करीब। अगर आप सिर्फ माहवार 450 यूरो कमा रहे हैं, तो फिर उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, फिर वो 3% भी नहीं है। लेकिन आप 450 से ज्यादा 50 रुपए भी ऊपर कमा रहे हैं, 500 की लिस्ट में आ रहे हैं, तो आपको 3 यूरो वो 3% देना पड़ेगा। उसके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, और आप फॉर एग्जांपल 2500 यूरो कमा रहे हैं, तो आपका 39% टैक्स कटेगा ही कटेगा। और अगर आपकी सैलरी एबनॉर्मल है, कि आप फॉर एग्जांपल एक मैनेजर या पार्टनर लेवल पे हैं, जो कि माहवार 80 और 90 हज़ार यूरो, 1 1.5 लाख यूरो भी ले रहे हैं, तो उनकी फिर परसेंटेज बढ़ जाती है हुकूमत की तरफ से, कि अगर आप इतना कमा रहे हैं, तो फिर अगर नॉर्मल एम्प्लॉय से अगर 39% कट रहा था, तो उससे 60% कटेगा या 65% कटेगा। अच्छा वलीद भाई, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, काइंडली थैंक्स फॉर बियरिंग मी।
बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा हूँ मैं, मगर ये है कि लास्ट में ये कि जब आपका स्टूडेंट वीजा एक्सपायर हो जाता है, मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है, तो वर्क वीजा के लिए कोई टाइम स्लॉट मिलता है कि कितने दिनों तक या कितने अरसे तक आपको वर्क वीजा लेना है या मुल्क को छोड़ना है, या क्या पॉलिसी है ये काइंड? कादर भाई, आपके सवाल तो ऐसे हैं जैसे आप जर्मनी में बैठे हैं। आपके सारे सवाल बिल्कुल ऑन पॉइंट हैं। मैं फिलहाल बहरीन में हूँ और मेरा ये 13 मुल्क है, मगर इंशाल्लाह यूरोप पूरा घूमता है। चलो इंशाल्लाह उम्मीद है आप आए। बिल्कुल सही सवाल ये भी है, और ये एक बड़ा ही मैं कहूँगा एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है एक स्टूडेंट के लिए कि जब उसका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा होता है और फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही होती, एक बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है। पर ऑन दी अदर हैंड इसके लोग कहते हैं लूप होल्स भी हैं, लेकिन चलें पहले बताता हूँ। इसके लिए जर्मनी ये कहता है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है तो आपको 18 मंथ का टाइम दिया जाएगा और 18 मंथ्स तक आपको जॉब ढूंढनी ही ढूंढनी है। अगर आप उस दौरान जॉब नहीं ढूंढ पाते तो फिर आपके पास कोई रास्ता नहीं है मुल्क छोड़ने के अलावा, आपको मुल्क छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप कर क्या सकते हैं इस दौरान, लोग क्या करते हैं या मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूँ, वो ये कि है कि आप डिग्री करें अपनी, और डिग्री के एंड आने से पहले ही जॉब ढूंढना शुरू करें किसी भी सूरत में। और जॉब मिल जाती है बेस्ट है, नहीं मिलती तो फिर दो ही तरीके हैं देसी तरीके, एक उसमें डिग्री लेट की जाती है और दूसरा ये कि एक डिग्री कंप्लीट करके दूसरी डिग्री में एडमिशन लिया जाता है और जॉब वीज़ा की तरफ नहीं जाया जाता। क्योंकि मेरे सामने एग्जांपल्स हैं मेरे कुछ इंडियन दोस्त की कि जो डिग्री कर चुके थे और करने के बाद उनको जॉब नहीं मिल रही थी और वो बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे क्योंकि 18 मंथ्स भी खत्म हो रहे थे। तो वो फिर कुछ भी करके जॉब करने के लिए कि कुछ भी मिले पर जॉब मिले, तो वो फिर एक बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन होती है। ठीक है, थैंक यू वलीद। अच्छा, क्योंकि हम पहले ही 10 मिनट ऊपर हो गए तो मैं नॉर्वे का कोशिश करता हूँ कि अगर क्विकली कवर अप कर लूँ, क्योंकि इसका एडमिशन प्रोसेस एज़ कम्पेयर टू जर्मनी काफ़ी सिंपल है। तो उसको मैं कोशिश करता हूँ विद इन फ्यू मिनट्स अगर मैं सारे प्रोसेस से गो थ्रू कर सकूँ। सबसे पहले तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि नॉर्वे की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स 122,000 नॉर्वेजियन क्रोन विच इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 12,000 यूरोज़, विच इज़ हायर दैन जर्मनी। उसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो मैंने यूनिवर्सिटीज़ के देखी हैं, दोज आर नॉर्मली मोर देन 6 बैंड्स इन आईएलटीएस। प्रॉबेबली इससे नीचे भी हों, लेकिन जो मैंने देखी हैं वो 6+ ही हैं। इसके अलावा ये डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये रिक्वायर करते हैं दोनों। आई मीन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो इवन मेरी यूनिवर्सिटी थी, वो दोनों ना सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट बल्कि डिग्री भी जो है मैंडेटरी होती है। तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा कि एज सून एज यू ग्रेजुएट, तो ग्रेजुएशन का मतलब सेरेमनी वगैरह का वेट ना करें, क्योंकि मेरी भी जो यूनिवर्सिटीज़ थी उसकी अभी डिग्रीज आने में टाइम था और मैंने उससे पहले स्पेशल एप्लीकेशन देके अपनी डिग्री वगैरह जो थी पहले निकलवा ली थी। ये तो होगी इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट। उसके अलावा अगर इसके एडमिशन प्रोसेस की तरफ आएँ, तो सबसे पहले तो ये है कि जर्मनी में 30 यूरोस पर यूनिवर्सिटी फ़ी है यूनिअसिस्ट की। नॉर्वे में इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इसके अलावा वहाँ पे 2 तरीके हैं, एक या तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हैं या यूनिअसिस्ट का उनका पोर्टल होता है। नॉर्वे में ऐसे 2 चीज़ें नहीं है, सिर्फ एक इनका पोर्टल है विच इज़ कॉल्ड स्टूडेंट वेब, और उसी के ऊपर जाके सारी एप्लीकेशंस जो हैं अप्लाई करनी होती हैं। अगेन उसकी फ़ीस भी कोई नहीं है और नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की लिमिट भी नहीं है। तीसरा, ये सबसे पहले हम फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी सर्च कर लेते हैं। आई एम लिविंग इन ऑस्लो, सो या इफ आई टॉक अबाउट माय ओन यूनिवर्सिटी एनटीएनयू, तो मैं एनटीएनयू नॉर्वे को अगर मैं सर्च करूं तो ये मेरे पास इसकी वेबसाइट है। इसमें यहाँ पे आ रही है मास्टर्स प्रोग्राम इन इंग्लिश एंड पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़। पीएचडी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में एक कन्फ्यूजन यहाँ पे लोगों को होता है, वो कहते हैं कि भाई पीएचडी का अगर कोई स्कॉलरशिप अवेलेबल है तो हमें बताएं। As much I know about Europe, PhD positions यहाँ पे as a full time job consider की जाती हैं. So if you are getting admission in a PhD course or for a PhD in any university, they would be hiring you as a full time employee and they would be paying you a normal salary for your PhD program. So
अब जर्मनी का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन इफ आई टॉक अबाउट नॉर्वे, तो इफ यू कम फॉर PhD इन नॉर्वे, यू डू नॉट कम ऑन अ स्टूडेंट वीजा बट यू कम ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीजा. अच्छा, लेट्स गो फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन इंग्लिश. इसके अंदर इरेस्मस का एक अलहदा आ जाता है स्कॉलरशिप प्रोसेस. लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल मास्टर्स प्रोग्राम. अब यहाँ पे इसकी लिस्ट आ रही है. सिटी इस यूनिवर्सिटीज की सिर्फ आ रही है क्योंकि इसके 2 कैंपस है, ग्योविक में, एक थ्रोनहाइम में. लेट्स टॉक अबाउट दिस अप्लाइड कंप्यूटर साइंस कोर्स. अब इसके अंदर अच्छा एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूं कि जो डेडलाइंस होती हैं वो भी नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज़ की सेम है. मैंने नहीं देखा कि कभी किसी नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो डेडलाइंस. यूजुअली दे आर सेम, और इनके जब एडमिशन रिजल्ट्स आते हैं वो भी एक ही दिन आते हैं बिल्कुल. तो इनका यहाँ पे जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव किस्म का और बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने सारी चीज़ों को किया हुआ है. एडमिशन के आप रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स वगैरह देख सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पे डेडलाइंस आ रही हैं. लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सब अप्लाई करते हुए लाजमी देख लिया करें, लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शंस और उनकी क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स वगैरह. लेट्स गो फॉर एडमिशन. इसके अंदर फॉर एग्जांपल इफ आई एम अप्लाइंग फॉर दिस स्पेसिफिक प्रोग्राम विच इज़ अप्लाइड कंप्यूटर साइंस, तो इसमें वी नीड टू हैव एटलीस्ट 20 क्रेडिट्स फॉर बेसिक कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट्स. We need 20 credits for advanced level computer science subjects, 20 credits in programming and 10 credits in development projects. तो कई दफ़ा इस तरह होता है कि हमारी CGPA बहुत अच्छी होती है, लेकिन हम जो उनके कोर्स रिक्वायरमेंट होते हैं हम उसको पूरा नहीं कर रहे होते. फॉर एग्जाम्पल आई अप्लाइड इन यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो एंड NTNU एंड आई वॉज क्वाइट श्योर कि मुझे एडमिशन मिल जाएगा. लेकिन जब एडमिशन का रिजल्ट आया तो मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो की तरफ से ये ईमेल आई दैट आई डू नॉट क्वालिफाई फॉर देयर प्रोग्राम. इट मीन्स कि मेरी एप्लीकेशन बाकी एप्लीकेंट्स के साथ असेस ही नहीं की गई क्योंकि मैंने उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट से मीट नहीं की. और उसमें रिक्वायरमेंट ये थी बिकॉज आई वाज अप्लाइंग फॉर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, और उसमें जो उनकी प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट थी वो 30 क्रेडिट्स की थी और मेरे अराउंड 25 थे. तो मेक श्योर करें कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेक श्योर करें आप उनकी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल ऐसे ज़ाया चली जाएगी. अच्छा, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे एडमिशन साल में एक दफ़ा होता है, और पहले इनकी डेडलाइन एट द एंड ऑफ दिसंबर जनवरी होती थी, लेकिन अब जो है ये 1 दिसंबर 2019 पे आगे. शायद कुछ यूनिवर्सिटीज़ हों जो 15 नवंबर तक भी डेडलाइन ले जाएं. और एज यू कैन सी एडमिशन द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ओपन इन अक्टूबर विच इज़ द नेक्स्ट मंथ. तो आप इसके लिए जो है अगर इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट्स तो आप अभी से कर सकते हैं. इसी तरह अगेन एडमिशन रिक्वायरमेंट्स है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है. आईएल्ट्स और टॉफल के बारे में लोगों को कन्फ्यूजन होती है. अगेन दोनों चल जाते हैं, लेकिन प्रेफर किया जाता है कि आईएल्ट्स हो. इफ़ यू आर गोइंग फॉर US तब आपको टॉफल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. अगर आप यूरोप या इंग्लैंड वगैरह आ रहे हैं तो IELTS इज़ मोर देन अनफ. अगेन वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. ऑब्वियसली पासपोर्ट, बाकी ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डिप्लोमास अगेन सिर्फ अपलोड करनी होती है, और जब व्हेन यू आर कमिंग टू नॉर्वे देन यू हैव टू ब्रिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स. और बाय चांस होता है कि वो क्रॉस चेक करने के लिए आपसे डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर कर लें. मेरे से अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से उन्होंने नहीं मांगे थे, लेकिन but they can ask for and you have to present them. इसी तरह copies for English language certificate, a letter of motivation. फिर you can apply for more than one program in one university. Usually 2 प्रोग्राम जो है मैक्सिमम अलाउ होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं. So उसके अंदर भी हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं. इसके अलावा जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि आपने एक फाइनेंशियल सर्टिफिकेट देना होता है दैट यू कैन अफोर्ड योर लिविंग एक्सपेंसेस वंस यू कम टू नॉर्वे. उसके लिए एक तरीका ये होता है कि आप एक
जो स्टैम्प फॉर्म होता है उस पर जो भी आपका स्पॉन्सर है उससे लिखवा लें कि हाउ यू आर रिलेटेड टू दिस पर्सन, और मैं इसके लिविंग एक्सपेंसेस जो भी हैं वो बियर करने को तैयार हूँ, और आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द समरी कि आप वहाँ क्या लिख सकते हैं, और ये मेरी ईयरली इनकम है, और एज अ प्रूफ अपनी बैंक स्टेटमेंट जो है उसके साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो ये नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज़ का एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने शो करनी होती है, जो भी आपका स्पॉन्सर होता है। अच्छा, इसी तरह टॉकिंग अबाउट द हाउसिंग रिक्वायरमेंट वंस यू गेट द एडमिशन। अच्छा, एडमिशन रिजल्ट्स इनके जो हैं आई गेस एंड ऑफ मार्च या 1 अप्रैल में आ जाते हैं, और जैसे मैंने बताया कि सारी यूनिवर्सिटीज़ के एक साथ एक ही दिन जो इनके एडमिशन है वो रिजल्ट अनाउंस होंगे। सो वंस यू गेट द एडमिशन, सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप अपने हाउसिंग के लिए रूम बुक करें। दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर वीज़ा, दिस इज़ नॉट ऑप्शनल, दिस इज़ मैंडेटरी। आप यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल हैं यहाँ पे, हर सिटी में जो है यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल हैं विच आर कंपैरेटिवली चीपर अगर आप बाहर का ऑप्शन लें, और मैं खुद रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यूनिवर्सिटीज़ के हॉस्टल में ही रहें, क्योंकि और बहुत सी जो हैं फैसिलिटीज़ आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। सेकेंडली, यू हैव टू सबमिट द ब्लॉक अकाउंट इन द यूनिवर्सिटीज़ बैंक अकाउंट। आपको अपना अकाउंट यहाँ पे खुलवाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि ये हमारा बैंक अकाउंट है, आप ये जो अमाउंट है ये डायरेक्टली हमारे बैंक में भेज सकते हैं। और वंस यू सबमिट द अमाउंट, वो आपको एक लेटर दे देंगे, एंड दैट लेटर यू हैव टू टेक टू द एम्बेसी और फेडेक्स। थर्ड, टॉकिंग अबाउट द वीज़ा अपॉइंटमेंट एंड स्टफ, इसकी अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल नहीं है। यू जस्ट हैव टू मेक एन अपॉइंटमेंट इन द फेडेक्स ऑफिस आइदर इन लाहौर, इस्लामाबाद और कराची। ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स ऑन द डोमिसाइल, लाहौर या इस्लामाबाद। आप वहाँ ले सकते हैं, और वहाँ जाके आपने सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं। और मैंने आज तक नहीं देखा कि किसी स्टूडेंट का नॉर्वे का स्टूडेंट वीज़ा जो है रिजेक्ट किया गया हो, क्योंकि इनकी, जैसे मैंने पहले बताया, इनका बहुत सिस्टमेटिक सारा प्रोसीजर है। अगर आप इनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेते हैं तो इट मीन्स आपका वीज़ा मिल जाता है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स एडमिशन, योर हाउसिंग एंड योर फाइनेंशियल। तो अगर ये 3 चीज़ें आप कर लेते हैं तो यू कैन ईजिली गेट द वीज़ा एज वेल। एक और यूनिवर्सिटीज़ का सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो। लेट्स टॉक गो टू स्टडीज़, और यहाँ पे इसी तरह हम इसको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। इसमें तो आई गेस इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेटा साइंस का एक कोर्स है, अब ऑब्वियसली डेटा साइंस एक बड़ी इन स्कोप फील्ड है और लोगों को बहुत शौक होता है कि डेटा साइंस पढ़ना है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे चेक करने वाली है, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स लाजमी चेक करें कोर्स की। जैसे मैंने बताया कि आप क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं या नहीं, वरना अगर आपने ऐसे ही अप्लाई कर दिया और आप किसी भी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं उतरते तो आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल वो ज़ाया चली जाएगी। यहाँ पे मैंने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर दी। डू यू हैव अ परमानेंट रिन्यूएबल? नो, आई डोंट। इन विच कंट्री डू यू ऑब्टेन हायर एजुकेशन? पाकिस्तान। डू यू हैव हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रॉम अनदर कंट्री? नो, शो माई एडमिशन चेकलिस्ट। और यहाँ पे अगेन मुझे चीज़ें आ गई हैं जैसे उसका था 1 दिसंबर डेडलाइन, सेम नंबर ऑफ प्लेसेस आर ओनली 10, पोर्टल ओपन ऑन 15th of October, नो ट्यूशन फीस, और एकेडमिक बैकग्राउंड बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह द रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 80 ECTS, यहाँ पे फिर कोर्सेज आ रहे हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, ये मैं बड़ा तेज़ी से इससे गुजरूँ, लेकिन इसको डिटेल से देखें कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और मेक श्योर करें कि आप उसको मीट कर रहे हैं, तब सिर्फ तभी उसके अंदर अप्लाई करें। अच्छा, इसके लास्ट एक ऑप्शन था फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स अगेन। ओके, सो नाउ इट्स 123,000। ये हर साल कुछ ना कुछ इसकी जो है वो बढ़ जाती है, और इसी तरह बाकी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड इफ़ यू गो फॉर अप्लाई फॉर एडमिशन, तो यहाँ पे इस तरह का इनका स्टूडेंट वेब का पोर्टल है। आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, जस्ट चूज़। अभी तो जब आप इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे तो यू विल register and then log in via username and password. Because I am already in Norway, so
अगेन इनका एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है जिसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं आप। ओके, सो लेट्स गो टू स्टडीज एंड अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आई एम अ फुल टाइम स्टूडेंट इन NTNU, लेकिन क्योंकि कुछ कोर्सेज मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो में ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे तो मैंने यहाँ पे मास्टर कोर्सेज में एनरोल कर लिया। सो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन टू डू दैट। सो राइट नाउ आई एम अ स्टूडेंट ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़ एट अ टाइम, और इसमें कोई स्पेशल उसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं होती हमें परमिशन, ये सबको अलाउ होता है बस, बट वंस यू आर इन नॉर्वे। इसी तरह आप, बिकॉज आई एम ऑलरेडी अ स्टूडेंट, तो मेरा यहाँ पे इस तरह आ रहा है, वंस यू मतलब आप पहली दफ़ा अगर यहाँ पे आए तो स्टडीज़ के अंदर आपको एप्लीकेशन का आ जाएगा कि मास्टर एडमिशन, एंड यू कैन जस्ट सेलेक्ट। और बहुत ही सिंपल इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स इन्होंने पहले ही लिख दिए थे कि CV, मोटिवेशन लेटर और डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट, यू जस्ट हैव टू अपलोड देम एंड दैट्स इट। इट मीन्स वंस यू प्रिपेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, मेरा ख्याल आपको एक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने में 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। तो यहाँ अभी मैंने सिर्फ 2 मेजर यूनिवर्सिटीज़ बताई हैं। इसमें आप सर्च कर सकते हैं, नॉर्वे में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ओस्लो मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी है, थ्रोन्सो यूनिवर्सिटी है, बर्गन यूनिवर्सिटी है। तो आप इसको सर्च करें और इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगेन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो क्वेश्चन जर्मनी के थे वही उसी के हिसाब से सारे आंसर कर दूँ। अगेन फॉर स्टूडेंट यू आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक। टैक्स की बिल्कुल उसी तरह, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट तो आपका 10% डिडक्ट होता है, इफ़ यू आर अ फुल टाइम वर्कर तो आपका 35% मिनिमम डिडक्ट होता है। फिर इट डिपेंड्स ऑन द पे स्केल। इसके अलावा जो जॉब सर्च वीज़ा है, वंस यू कंप्लीट योर मास्टर्स तो नॉर्वे आपको 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा देता है। उसके अंदर आपने फुल टाइम जॉब आपने ढूंढना आपकी लाजमी है। वंस यू गेट द जॉब देन यू विल हैव अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और उसके ऊपर आप जो है फुल टाइम काम कर सकते हैं। आई गेस दैट्स प्रीटी मच इट फॉर नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटीज। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आकिब भाई, जॉब मार्केट कैसी है कंप्यूटर साइंस की? अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि नॉर्वेजियन जॉब मार्केट जो है एज़ कम्पेयर टू जर्मनी बहुत छोटी है। तो अगर जिस तरह जर्मनी, मैंने वलीद भी है या और मेरे कुछ दोस्त वहाँ पे गए हैं, तो उनको इजीली पार्ट टाइम जॉब जो है एज अ स्टूडेंट, एज अ डेवलपर जॉब्स वगैरह इजीली मिल जाती है। बट इन नॉर्वे इट्स नॉट वेरी इजी, इट्स आई मीन इट्स ऑलमोस्ट डिफ़िकल्ट। क्योंकि मैंने ट्राई किया था, जब मैं यहाँ पे आया आई ट्राई टू अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब्स, और सबसे पहला उनका क्वेश्चन यही होता था कि व्हाट इज़ माय वीज़ा स्टेटस, और मैं फुल टाइम जॉब देख रहा हूँ या पार्ट टाइम। तो पार्ट टाइम पे आई मीन मैंने काफ़ी जगह पे अप्लाई किया, लेकिन नोबडी वाज इंटरेस्टेड इन हायरिंग अ पार्ट टाइम स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर प्रोफेशनल जॉब की बात करें तो वो ज़रा मुश्किल है, बट टॉकिंग अबाउट द ऑड जॉब्स इट्स वेरी इजी टू गेट दैट इन नॉर्वे। और लैंग्वेज बैरियर कैसा है, यानी डे टू डे इंग्लिश वगैरह है कॉमनली, या आपको सीखने के बाद? इजीली इंग्लिश स्पीकर यहाँ पे मिल जाएंगे, और कई जगह पे जैसे कुछ मुल्कों में होता है कि इफ़ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश एंड नॉट स्पीकिंग देयर लैंग्वेज तो लोग बुरा मनाते हैं। यहाँ पे हार्डली ऐसा एक्सपीरियंस मुझे हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश इज़ परफेक्टली फाइन। व्हाट अबाउट द वेदर कंडीशंस, यानी लिविंग के हिसाब से तो बहुत ज्यादा नॉर्थ में है। नॉर्वे का वेदर यहाँ पे सिर्फ मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। आई वाज गोइंग टू पाकिस्तान, तो उसने मुझसे, वो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा अच्छा यहाँ पे जाने के बाद क्या करोगे मास्टरमैन का, मैं देखूंगा। तो कहने लगा यहाँ से जाना नहीं है तुमने, यहीं ही रहना है, मतलब तुम्हें यहाँ क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं प्रॉब्लम तो खास कोई नहीं। फिर खुद ही कहने लगा हाँ वेदर का थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है, बाकी तो यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। और मैं अगर अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बताऊँ, आई हैव बीन टू मैनी, मतलब मैं रहा तो नहीं हूँ बट आई हैव ट्रैवल टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज, इवन
टर्की एंड देन यूनाइटेड स्टेट्स, जो लिविंग स्टैंडर्ड है नॉर्वे के, दैट इज मच बेटर देन अदर कंट्रीज. ऑब्वियसली इट्स पार्ट ऑफ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा बाकी मुल्क बुरे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इफ़ यू स्टिल हैव टू मेक अ कंपैरिजन तो नॉर्वे इज़ बेटर अगर आप रहना चाहते हैं. लेकिन जॉब मार्केट और वैसे अगर अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे तो ऑब्वियसली जर्मनी, हॉलैंड, स्वीडन उनमें यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ पे कुछ कम है. अच्छा, एक यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट आई है कि इफ़ यू कैन गेट पर्सनल कॉन्टैक्ट फॉर द स्पीकर्स, आई कैन गिव यू माई email ID or I can just give you my Facebook ID. You can just contact me there. Jalees, if you can also share your, if you want, in the chat, तो आप लोग contact कर सकते हैं. Let me share that in the meeting. और एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, once you ask the question or you ask about the guidance, तो वो कई दफ़ा बिल्कुल मैसेज आते हैं, आर देयर एनी स्कॉलरशिप फॉर दिस, या आई वांट टू अप्लाई, तो मैं क्या करूँ. एटलीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि वंस जब आप किसी से पूछ रहे हैं तो एटलीस्ट थोड़ी सी रिसर्च जो है खुद करें और देन आस्क स्पेसिफिक क्वेश्चन. तो फिर जो हेल्प कर रहा होता है उसके लिए भी ज़रा आसानी हो जाती है और ऑब्वियसली आप लोगों के लिए भी काफ़ी ईजी होगा. आई गेस वी आर 30 minutes above our planned time. So thank you very much for all, and especially Jalees and Waleed. Again, if you have any questions, you can contact us on Facebook. So Akif bhai, thank you. Jalees bhai, thank you. Waleed bhai, thank you so much for your guidance. Inshallah, see you soon. कि भाई अगर मैंने कहा किसी ने राब्ता करना हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आपसे राब्ता कर सकते हैं, फिर आप मेरे जो भी ईमेल शेमेल देने की हो तो आप दे सकते हैं. ठीक है, दैट्स फाइन. मुझसे आप जिसको भी चाहिए मुझसे पूछ लें, मैं फिर जलीस का भी और वलीद का भी जो है वो शेयर कर दूंगा. अब्दुल वहाब, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? No. ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच. एंड अप्लाई करें ज़रूर, यहाँ पे आएँ, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड यू विल गेट टू लर्न अ होल न्यू वर्ल्ड. ऑल राइट, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.